अस्सलाम वालेकुम। जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन है बेड साइड बुक। इससे कि सबसे पहले जब पेशेंट को फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्रोच करना है तो उसको राइट साइड से अप्रोच करना है और इसमें सबसे पहले उसकी जनरल अपीयरेंस को देखना है। दैन उसके पोस्चर को, एटीट्यूड को देखना है, कॉन्शियस लेवल को चेक करना है, फिज़िक चेक करनी है उसकी। फिर उसके बाद उसकी हैंड की एग्ज़ामिनेशन करनी है। हैंड के बाद उसकी जो है वो हैंड में शेप वगैरह को देखना है, कलर को देखना है। दैन नेल की एग्ज़ामिनेशन करनी है। उसके बाद जो है वो नेल की एग्ज़ामिनेशन करने के बाद उसकी जो है पामल साइड और डोर्सम साइड ऑफ हैंड उनको देखना है। फिर उसकी पल्स को फ़ील करना है। फिर उसके बाद जो है वो ब्लड प्रेशर को फ़ील करना है। उसके बाद फेस की एग्ज़ामिनेशन करनी है, उसमें जो है वो पफिनेस वगैरह को, एडिमा को देखना है। उसके बाद जो है वो लोअर कंजक्टिवा को देखना है, सक्लेरा को देखना है, टिप ऑफ नोज़ को और ईयर लिब्यूल्स को देखना है। और दैन जो है वो नेक की जो है वो एग्ज़ामिनेशन करनी है जिसमें लिम्फ नोड्स को देखना है। फिर फुट की एग्ज़ामिनेशन करनी है, उसमें भी सेम जो चीज़ें हम देखेंगे, साइनोसिस वगैरह और कोलोनेशिया वगैरह, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी उसके अंदर भी। बाकी ये सारा सीक्वेंस में यहाँ से करते हैं कि जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में सबसे पहले ये है कि फ़िज़िकल साइन जो होता है जब एक से ज़्यादा बॉडी के अंदर ऐसी भी स्किन के ऊपर लाइक अगर कोई इन्फेक्शन हो गया कोई भी, तो उसमें एक साइड पे और एक से ज़्यादा साइड पे भी आपको वही वाले जो है वो स्पॉट या वो साइन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपने एक ही जगह पे उसको डिस्क्राइब करना है। जनरल अपीयरेंस में ये होगा कि हमने देखना है कि पेशेंट जो है वो दिखने में कैसा, बहुत ज़्यादा जो है वो यंग है या ओल्ड पेशेंट है, वो कैसा हेल्थ वाइज हेल्दी है या फिर वो वीक है। ये पेशेंट की इलनेस को बताना है कि लुक्स वेल और माइल्डली इल और स्वेयरली इल। उसके बाद उसका पोस्चर, उसका एटीट्यूड है कि पेशेंट जो है वो जिसको स्वेयर हार्ट फेलियर का पेशेंट अगर पेशेंट आपके पास आया तो आपने उसके पोस्चर को देखना है कि मतलब कि उसकी पोजीशन कैसी है, कैसे बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, खड़ा है, कैसे है। और उसका एटीट्यूड बताना है कि अगर पेशेंट जो है वो बैठा हुआ है, स्वेयर हार्ट फेलियर का जो पेशेंट होता है उसको लेटने में जो है वो प्रॉब्लम होती है, डिस्मिक इशू होते हैं उसको, मतलब कि उसको जो है वो सांस लेने में मसला होगा, इस वजह से जो है जिसको हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा वो बैठा हुआ होगा। लेकिन जो स्वेयर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसको रेस्पिरेटरी कंडीशन कोई होगी, मतलब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन या इस तरह की कोई डिजीज़ होगी, तो वो जो है वो बैठा होगा, लेकिन सामने की अपनी चेस्ट वाली साइड पे जो है वो बेंड हुआ होगा, उस साइड को झुका हुआ होगा और साथ अपने हाथों के सहारे से उस आगे की तरफ झुका हुआ होगा। उसमें एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल को यूज़ कर रहा होगा, ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग कर रहा होगा हार्डली। पेशेंट ऑफ द पेरिटोनाइटिस का जो पेशेंट होगा, पेरिटोनाइटिस पेरिटोनियम के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लाइज स्टिल वाइल द पेशेंट्स विद स्वेयर कॉलिक इज़ रेस्टलेस। जो पेरिटोनाइटिस का पेशेंट होता है वो लेटा हुआ होता है सीधा, और जो कॉलिक जिसको स्वेयर कॉलिक इशू होता है या कोलाइटिस वगैरह कोई ऐसा मसला होता है तो वो रेस्टलेस की कंडीशन होती है, बेचैनी से उसको हो रही होती है। और जो मेनिंजाइटिस का, मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन जो होती है, उसका जो पेशेंट होगा उसकी जो नेक होगी वो बैकवर्ड होगी, मतलब बेंट हुई होगी बैकवर्ड, नेक की रिट्रैक्शन हो जाएगी। कॉन्शियसनेस चेक करेंगे पेशेंट की कि पेशेंट जो है वो कंफ्यूज है देखने में, या अलर्ट है या ड्राउजी है या अनकॉन्शियस स्टेट है, और ये सारी जो स्टेट है उसको चेक करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल से, जीसीएस स्केल जिसको कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन पेज 144 पे है। और इसके बाद फिज़िक को देखेंगे कि वो कैसा है, पेशेंट की हाइट कैसी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइट है, लॉन्ग हाइट है, या फिर उसको कंपेयर करेंगे आइडियल हाइट के साथ कंपेयर करेंगे। उसका वेट देखेंगे, वेट के अकॉर्डिंग हमने उसकी ड्रग डोज को जो है वो कैलकुलेट करना होता है। ओबेसिटी को देखेंगे पेशेंट की कि वो बहुत ज़्यादा ओबीस तो नहीं है। फिर उसके बाद उसकी ड्रग को कैलकुलेट करना है पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग। और देन जो है वो रेगुलर मेजरमेंट करेंगे वेट की, इज़ यूज़फुल टू मॉनिटर दी रिस्पॉन्स इन द पेशेंट विद एडिमा और एसाइटिस के पेशेंट में। और देन जो है वो सिटिंग हाइट, मतलब कि फिर उसको सिटिंग हाइट समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट को ना नॉर्मली सिटिंग हाइट जो होती है वो हाफ़ होती है ना, जितनी भी टोटल हाइट होती है उसका हाफ़ होती है जब बंदा बैठ जाता है। नॉर्मली सिटिंग हाइट, द हाइट ऑफ द पर्सन वाइल सिटिंग ऑफ दिस हाफ इज़ बुटक इज़ हाफ ऑफ द टोटल हाइट का जो है वो हाफ़ होगी। लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो है वो जैसे कि मार्फन सिंड्रोम है, इसके अंदर क्या होगा कि आर्म स्पैन इज़ मोर देन द डबल, कि आप बैठे हुए होंगे तो आपके आर्म स्पैन या आपके जो भी लिम्स हैं उनकी हाइट जो है वो सिटिंग पोजीशन में ज़्यादा होगी, आपकी लिम्स की हाइट सिटिंग पोजीशन से ज़्यादा। उसके बाद जो फिंगर्स ऑफ वन हैंड ऑफ टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड
इसमें मैयट करने के लिए। फिर एकोंड्रोप्लेजिया एकोंड्रोप्लेजिया के अंदर जब बैठेंगे वही हाइट को कंपेयर करने के लिए, तो सिटिंग हाइट जो होगी वो ज़्यादा होगी और लिम्स की हाइट जो है इसमें शॉर्ट हो जाएगी एकोंड्रोप्लेजिया के अंदर। और कंजेनिटल हाइपोपिट्यूटरिज्म के अंदर ये होगा कि ये पिट्यूटरी डिवार्फिज्म होता है, इसमें टोटल हाइट जो होती है वो नॉर्मल हाइट से कम होती है। हैंड की एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें उसकी शेप को देखना है, कलर वगैरह को देखना है। हैंड की जो है वो स्पेशल शेप करती हैं टेटनी के केस में। कार्पल स्पाज्म के केस में उसकी स्पेशल एक शेप होती है। अगर शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल जो है उसमें मतलब उसके अंदर अगर वो एक एविडेंट होता है कि विच बिकम एविडेंट ऑन मेकिंग अ फीस्ट इन अ फीमेल, इसी इन टर्नर सिंड्रोम को हम इससे देख सकते हैं। अगर फोर्थ मेटाकार्पल जो है वो शॉर्ट होगा तो इससे हमें पता चलेगा कि वो टर्नर सिंड्रोम है कि फीमेल है वो। शॉर्ट सूडो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल अगर शॉर्ट होगी तो उससे पता चलेगा सूडो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म का। हैंड्स आर लार्जर एंड ब्रॉड इन एक्रोमेगैली के केस में हैंड का साइज जो है वो बढ़ जाता है। ट्रेमर और मसल वेस्टिंग। देन कॉमन साइंस जो हैंड के अंदर देखेंगे इन हैंड्स, उसमें नेल्स को करेंगे एग्जामिन, फिंगर्स को करेंगे, पाम को करेंगे। नेल्स के अंदर उसका कलर देखेंगे, साइनोसिस को देखेंगे, उसके अंदर कोलोनेशिया को देखेंगे, कोलोनेशिया क्लबिंग को देखेंगे। फिंगर्स के अंदर जो है वे बर्डन्स नोट्स को देखेंगे और इसके अंदर नोकुलर नोट्स को देखेंगे, बुचर्स नोट्स को देखेंगे, स्वेलिंग देखेंगे जॉइंट्स की। पाम है, पाम में पेलर उसकी कलर को देखना है। और स्वेटिंग नेल्स में ये है कि सबसे पहले उसका कलर देखा, अगर पेल है कलर नेल्स का तो इट्स मीन के पेशेंट एनीमिक है। और साइनोसिस जो है वो अगर ब्लू डिस्कलरेशन होगी तो साइनोसिस को इंडिकेट करेगा। वो कोलोनेशिया के केस में क्या होगा कि नेल जो है वो बड़े थिन हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, स्पून शेप में नेल हो जाएंगे। और स्पून शेप इस तरह की होगी, लाइक ये वाला है, ये स्पून शेप है बिल्कुल, और इसमें नेल बड़े थिन हो जाएंगे और ब्रिटल हो जाएंगे और स्पून शेप है इसकी। और ये होती है डिजीज़ आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। एनीमिया की वजह से जो है वह नेल्स की शेप चेंज हो जाती है जिसमें स्पून शेप नेल्स होते हैं। क्लबिंग जो होती है इसमें क्लबिंग में ये होता है, इसको क्लबिंग को हम चेक कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिजीज़ के अंदर होता है, एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट के भी अंदर होता है और रेस्पिरेटरी कंडीशंस में भी ये हो जाता है। इसके अलावा जो है GIT की डिजीज़ जो कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या क्रोहन डिजीज़, इस तरह की डिजीज़ के केस में भी क्लबिंग हो जाती है। इसके अलावा कुछ और इशू होते हैं इसके जैसे कि सूडो क्लबिंग वगैरह में भी सूडो क्लबिंग होती है वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में जो है वो देखी जाती है। इसमें क्लबिंग को कैसे हम चेक करेंगे, हमारा जो है ना एंगल लॉस हो जाएगा बिटवीन द नेल एंड नेल बेस। अब ये नॉर्मल एंगल है ये वाला, लेकिन जब इन दोनों के दरमियान में एंगल लॉस हो जाएगा, इसको हम शैमरॉथ साइन से भी चेक कर सकते हैं और वो कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। इसमें ये है कि ये हमारा नेल और ये नेल है, नेल की ये बेस है, इन दोनों में जो है वो कोई भी मतलब इनका एंगल जो है वो लॉस हो गया, ठीक है। ये अर्ली क्लबिंग में होगा, लेकिन जो लेट क्लबिंग होगी उसमें ये होगा कि इसमें बिल्कुल प्रोट्रूड करना शुरू हो जाएगा हमारा जो नेल है। लॉस ऑफ एंगल बिटवीन द नेल एंड नेल बेस, ये इट कैन बी असेस्ड बाय वन एग्जामिनिंग द फिंगर्स फ्रॉम द साइड इन द प्रोफाइल 2 में ये है कि पल्पेट करना है नेल को। नेल हम पल्पेट करेंगे इसको डिस्टल एंड से टुवर्ड द बेस ऑफ द नेल। डिस्टल एंड से बेस ऑफ नेल की तरफ उसको जब पल्पेट करेंगे कोई एंगल फील नहीं होगा। वे प्लेसिंग अ पीस ऑफ पेपर से भी, पेपर को भी रख के हम इसको फील कर सकते हैं। और अक्रॉस द नेल एंड द नेल बेस नॉर्मली देयर रिमेन एन ओपनिंग बिटवीन द पेपर एंड प्रॉक्सिमल पार्ट। जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा और पेपर उन दोनों में ओपनिंग होगी। अगर ओपनिंग नहीं होती है तो इट्स मीन कि ये जो है वो एंगल इसका लॉस हो गया है और ये कोई डिजीज़ है। और शैमरॉथ साइन बनाएंगे। शैमरॉथ साइन हम इस तरह से बनाते हैं, ये वाला दोनों फिंगर्स को आपस में जोड़ेंगे। अगर इनके दरमियान में इस तरह से ये होल नज़र आ रहा है तो ये नॉर्मल है, अगर नहीं है तो ये एंगल लॉस हो चुका है और ये क्लबिंग को शो करता है। इसके बाद जो है वो स्पेस बिटवीन टू नेल्स इट इज़ एब्सेंट। इन क्लबिंग में स्पेस नहीं होती है। और उसके बाद फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन आर प्रेजेंट इन द नेल बेस। कर्वेचर ऑफ द नेल इज़ इंक्रीज, कर्वेचर इंक्रीज़ हो जाएगा वो दोनों के ट्रांसफर सेक्शन में भी और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों तरीक़ों से कर्वेचर जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है और नेल जो है वो कन्वेक्स हो जाएंगे। नॉर्मल पीपल जो होते हैं उनके कर्व नेल्स होते हैं, लेकिन बट एंगल जो होता है वो नॉर्मल ही रहता है उनका। लेकिन अगर एंगल लॉस हो जाएगा तो वो क्लबिंग की इंडिकेशन होगी। उसके बाद जो है वो ओवरऑल स्वेलिंग टर्मिनल फेलिंग्स होती है। यहाँ पे जो ओवरऑल स्वेलिंग टर्मिनल फेलिंग्स वो उसकी शेप जो होती है वो ड्रम स्टिक लाइक हो जाती है और ये होती है बिकम्स बल्बस एंड रिजेंबल द एंड ऑफ द ड्रम स्टिक से वो रिजेंबल करती है ये वाली।
शैमरथ साइन वही दोनों जो है वो नेल्स को जोड़ेंगे आपस में, अगर उनमें कोई स्पेस नज़र आ रही है तो वो नॉर्मल, अगर नहीं है तो क्लबिंग हो गई हुई है। उसके बाद ये मेथड है फ्लक्चुएशन को जो है वो लिफ्ट करने का क्लबिंग में। उसके बाद काजेज़ ऑफ क्लबिंग है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से क्लबिंग हो जाती है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ कौन कौन सी ऐसी जिसकी वजह से क्लबिंग होती है, तो वो क्रोनिक सपरेटिव कंडीशन में हो जाती है, जिसमें ब्रोंकिएक्टेसिस है। ब्रोंकिएक्टेसिस में ये होता है कि हमारे एयरवे जो होती है वो वाइड कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, और लंग एब्सेसिस की वजह से होती है, एम्फोसीमा की वजह से होती है, कार्सिनोमा लंग कार्सिनोमा की वजह से भी होती है, फिर एल्वेलाइटिस फिब्रोसिंग, एल्वेलाइटिस फिब्रोसिंग। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, फैलेट्स टेट्रोलॉजी या फैलेट में भी हो जाएगी क्लबिंग। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। जीआईटी की डिजीज़ में अगर किसी को क्रोहन डिजीज़ है, मैलोब्सॉर्प्शन है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बिलियरी सिरोसिस है, मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है कोई, तो उसमें भी जो है वो क्लबिंग हो जाएगी। मिसलेनियस में यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में ये होता है कि जो अब्डोमिनल पोर्शन होता है लोअर अब्डोमेन में जो है वो पेन अराइज होती है। मिसलेनियस में फैमिलियल है, सूडो क्लबिंग है जो कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में होती है, और इसमें रिजॉर्प्शन हो जाती है टर्मिनल फेलेंक्स की, और इसमें भी क्लबिंग का इंप्रेशन होगा। स्प्लिंटर हेमरेजेस में क्या होगा कि इसमें वर्टिकल हेमरेज स्ट्रीक्स हमें नज़र आएंगी अंडर द नेल्स, कि हमारी नेल्स होती है ना उसके नीचे जो है वो ये स्ट्रीक अपीयरेंस होगी, और ये ज़्यादातर वर्कर्स के अंदर होती है या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट में भी होगी। ये वाली ये नेल्स के नीचे जो है वो हेमरेजिक स्प्लिंटर हेमरेज ल्यूकोनेशिया में ये होगा कि वाइट पैचेस होंगे नेल। नॉर्मली पीपल्स के अंदर भी वाइट पैचेस होते हैं, लेकिन ये हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया में जो है वो ज़्यादातर जो है वो अगर डिजीज़ केस में देखा जाए तो हाइपो एल्ब्यूनेमिया में जो है वो वाइट पैचेस बनेंगे अंडर द नेल्स। पिटिंग ऑफ नेल्स के मतलब लार्जर नंबर ऑफ द स्मॉल पिट्स होंगे, बहुत ज़्यादा पिट्स होंगे नेल्स के अंदर, और ये सोराइसिस वाले पेशेंट के अंदर होगा। फिंगर में ऑस्लर्स नोड्स हैं और ये इस तरह से पिट्स होंगे। उसके बाद फिंगर्स में ऑस्लर्स नोड्स है, हिबर्डन्स नोड्स हैं, और जॉइंट स्वेलिंग डिफॉर्मिटी है। ऑस्लर्स नोड्स जो है वो जो हमारी पल्प होती है, ये वाली जो चीज़ होती है इसको पल्प कहते हैं। दीज आर द पी साइज पेनफुल स्वेलिंग होती है इन द पल्पस ऑफ द टर्मिनल फ्लेंजेस, मतलब ये टर्मिनल फ्लेंजेस है, ये फ्लेंजेस जो है ना उसके टर्मिनल पोर्शन पे यहाँ पे अगर स्वेलिंग हो जाती है, ये ऑस्लर्स नोड्स के केस में होती है, इसको ऑस्लर नोड्स कहते हैं। द पल्प ऑफ द टर्मिनल फ्लेंजेस देयर आर सीन इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या वस्कुलाइटिस के केस में ये वाली ऑस्लर नोड्स मतलब कि टर्मिनल जो पल्प है वहाँ पे स्वेलिंग होगी। हिबर्डन्स नोड्स के अंदर जो स्वेलिंग है वो होगी टर्मिनल इंटरफ्लेंजियल जो जॉइंट होंगे वहाँ पर होगी, या फिर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट के अंदर होगी। लाइक ये हिबर्डन्स नोड है, ये वाली जो है ये ऑस्लर्स नोड्स हैं। बोचर्स नोड्स जो होती हैं वो भी सेम ऐसी होती है, प्रॉक्सिमल पोर्शन के अंदर होती है स्वेलिंग। उसके बाद जो जॉइंट स्वेलिंग डिफॉर्मिटी रिमोटाइड आर्थराइटिस जो है उसमें क्या होगा कि उसमें इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो होंगे वो स्वेल कर जाएंगे, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की स्वेलिंग हो जाएगी रिमोटाइड आर्थराइटिस पेशेंट जो होती हैं। और इंटरफ्लेंजियल कौन से होते हैं, फ्लेंजेस यही होती हैं हमारी फिंगर्स वाली जो होती हैं, और मेटाकार्पल जो होती हैं ये पाल्मर साइड वाली ये वाली, और उसके बाद मतलब ये वाली जो होंगी ये मेटाकार्पल्स होंगी, ये फ्लेंजेस होंगी। इसमें जो बोन्स होंगी उनको फ्लेंजेस कहेंगे, ठीक है। तो उन बोन्स के अंदर फ्लेंजेस इंटरफ्लेंजेस, ठीक है, उन फ्लेंजेस के दरमियान अगर स्वेलिंग आ जाती है नो तो वो रिमोटाइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट के अंदर जो है वो स्वोलन हो जाएंगे इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो है वो हमारे। और इसके बाद स्पिंडल शेप उसकी अपीयरेंस होंगी। हाँ मैं इसकी पिक्चर्स आपको बताती हूँ। उसमें रिमोटाइड आर्थराइटिस का जो पेशेंट था, हाँ लाइक ये देखिए रिमोटाइड आर्थराइटिस वाला पेशेंट जो है उसमें इस तरह से आपको ना इंटरफ्लेंजियल जॉइंट के अंदर जो है वो स्वेलिंग नज़र आएगी। उसके बाद इंटीरियर सबलक्सेशन है। इंटीरियर सबलक्सेशन में ये होता है कि डिसलोकेशन होता है सबलक्सेशन का मतलब, तो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो होती हैं अगर इनकी ये डिसलोकेट कर जाती है, अल्नर डेविएशन हो जाती है, अल्नर इसमें मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो होती है ये डिसलोकेट कर जाएंगी ये जॉइंट जो होती है, जिसकी वजह से अल्नर डेविएशन हो जाएगी। और अल्नर डेविएशन आपको बताती हूँ कैसी होती है। अल्नर डेविएशन जो होती है ना ये हमने देखी थी ना, इसमें अल्नर डेविएशन भी इसी में ही होगा, ठीक है। रिमोटाइड आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर स्वेलिंग भी होती है, ठीक है, और ये डेविएट की हुई है आगे। मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो है वही डिसलोकेट करी है जिसकी वजह से अल्नर डेविएशन हो जाएगी। स्वान नेक जो है स्वान नेक के अंदर डिफॉर्मिटी होगी, हाइपर एक्सटेंशन होगी एट द प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट एंड द फिक्स फ्लेक्शन एट द डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। हाइपर एक्सटेंशन होगी प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की इसमें स्वान नेक के अंदर, ये स्वान नेक है
ये वाली स्मॉल नेक, इसमें प्रॉक्सिमल पार्ट जो है उसके अंदर जो है वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी, इसके अंदर हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी और जो डिस्टल पार्ट है उसकी फ्लेक्शन हो जाएगी। लेकिन बटन होल डिफॉर्मिटी के अंदर क्या होगा कि उसमें फ्लेक्शन होगी, प्रॉक्सिमल पार्ट की फ्लेक्शन होगी और जो दूसरा डिस्टल पार्ट है उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। ये जी डिफॉर्मिटी, यहाँ पे जी डिफॉर्मिटी होगी थंब की। उसके बाद एरेक्नोडेक्टिली क्या होती है, इसमें ये होता है कि फिंगर्स आर थिन एंड लॉन्ग, इसमें फिंगर्स होती हैं वो थिन होती है और लॉन्ग हो जाती है। ये मार्फन सिंड्रोम में होता है।